कभी सोचा है कि एक अच्छे कर्मचारी और एक असली गेम चेंजर के बीच आपकी टीम में असल में फर्क क्या होता है? आज हम 2000 साल पीछे जा रहे हैं, महान विचारक अरिस्तु से ये समझने के लिए कि एक बेहतरीन टीम मेंबर, एक सच्चा हितधारक असल में दिखता कैसा है। चलिए, इस पर एक पल के लिए सोचते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में असली पावर किसके पास है? मतलब जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो असल में किसकी आवाज सुनी जाती है, किसकी बात में वजन होता है? ये सवाल जितना आज जरूरी है ना, उतना ही अरस्तु के लिए भी था। तो एक सच्चा हितधारक है कौन? चलिए पहले ये देखते हैं कि कौन नहीं है। अरस्तु ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि सिर्फ एक जगह पर मौजूद होना ही काफी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे ऑफिस में रोज अपनी कुर्सी पर बैठना आपको एक जरूरी खिलाड़ी नहीं बना देता। बात सिर्फ हाजिरी की नहीं है। और हाँ, ये सिर्फ एक टाइटल के बारे में भी नहीं है। आप किसी को प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम लीडर का टैग दे सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास फैसले लेने का असली अधिकारी नहीं है, अगर उन्हें हर छोटी छोटी बात के लिए मंजूरी लेनी पड़ती है, तो अरस्तु के हिसाब से वो असली नागरिक नहीं है, वो तो बस एक खोखला पद है। तो अगर रोज ऑफिस आना और एक टाइटल का होना ही सब कुछ नहीं है, तो फिर असली भागीदारी क्या है? देखिए, ये सिर्फ वेतन पाने या नौकरी करने से बहुत आगे की बात है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि अरस्तु सिर्फ आराम कुर्सी पर बैठकर सोचने वाले कोई दार्शनिक नहीं थे। वो अपने जमाने के एक तरह से डेटा साइंटिस्ट थे। उन्होंने 150 से ज्यादा अलग अलग संगठनों यानी उस समय के राज्यों के बिजनेस मॉडल्स मतलब संविधानों को स्टडी किया, ये समझने के लिए कि असल में क्या चीज काम करती है। और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, जो एक आदर्शवादी थे। वो एक परफेक्ट काल्पनिक संगठन का सपना देखते थे। लेकिन अरस्तु ने कहा, एक मिनट, जरा देखते हैं कि असली दुनिया में क्या काम करता है। उन्होंने अपने सिद्धांत तथ्यों पर बनाए, कल्पना पर नहीं। और यही वो वजह है कि हमें आज भी अरस्तु की परवाह करनी चाहिए। उनके विचार सिर्फ कोई सुंदर थ्योरी नहीं है, वो असल दुनिया के एक कठोर विश्लेषण का नतीजा है। और यही चीज उन्हें इतना टाइमलेस और हमारे लिए इतना यूजफुल बनाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस सारे डेटा के आधार पर अरस्तु ने एक सच्चे नागरिक या यूं कहें कि एक असली हितधारक को परिभाषित कैसे किया। ये अरस्तु की सबसे बड़ी समझ है। नागरिकता कोई पैसिव टाइटल नहीं, बल्कि एक एक्शन है। ये नियम बनाने यानी विधायिका और ये पक्का करने यानी न्यायपालिका कि नियम ठीक से लागू हो, इन दोनों कामों में एक्टिवली हिस्सा लेने के बारे में है। तो सवाल ये है, आपकी टीम में कौन है जो सच में ये भूमिकाएं निभा रहा है? अरस्तु ने इसे 3 साफ सुथरी भूमिकाओं में बांटा। पहला, सार्वजनिक पद धारण करना, जैसे कि कंपनी के किसी जरूरी बोर्ड का सदस्य बनना। दूसरा, न्यायिक कार्य करना, मान लीजिए किसी विवाद समाधान कमेटी का हिस्सा होना। और तीसरा, लोकप्रिय सभा में भाग लेना, जैसे कि जरूरी स्ट्रैटेजी मीटिंग्स में अपनी राय देना और वोट करना। ये एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। आप एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, एक ऐसा कर्मचारी जो अपना काम करता है, कोई परेशानी खड़ी नहीं करता। लेकिन अरस्तु कहते हैं कि एक अच्छा नागरिक होने का मतलब है संगठन की बड़ी भलाई के लिए एक्टिवली योगदान देना। यह सिर्फ अपना काम करने से कहीं ज्यादा है। आसान शब्दों में कहें तो एक सच्चा टीम मेंबर सिर्फ एक फॉलोअर नहीं होता। वो जानते हैं कि कब लीड करना है और कब साथ देना है। वो समझते हैं कि कंपनी की कामयाबी सिर्फ बॉस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हर किसी की साझी जिम्मेदारी है। लेकिन साझा जिम्मेदारी के इस विचार के साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी थी। अरस्तु का मॉडल परफेक्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इसमें कुछ बहुत बड़ी खामियां थीं जिन्हें आज के दौर में हमें गंभीर रणनीतिक जोखिम के तौर पर देख सकते हैं। और ये है इस मॉडल की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली कमजोरी। ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। अरस्तु के संगठन में सिर्फ 10% लोगों को ही हितधारक माना जाता था। सोचिए जरा, 90% आबादी की कोई आवाज नहीं, कोई शक्ति नहीं। तो ये 90% लोग थे कौन? श्रमिक, महिलाएं, दास और विदेशी। इन्हें नागरिकता के काबिल ही नहीं समझा गया। जरा सोचिए, अगर आज कोई कंपनी अपने 90% कर्मचारियों को किसी भी बड़े फैसले से बाहर रखे तो क्या होगा? तो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर रखने को उन्होंने सही कैसे ठहराया? एक शब्द में, अवकाश।
अरस्तु का मानना था कि एक असरदार नागरिक होने के लिए आपके पास सोचने, बहस करने और सीखने के लिए समय होना चाहिए। ये सिर्फ खाली समय नहीं था, ये बौद्धिक विकास के लिए समर्पित समय था। उनका तर्क था कि जो लोग दिन रात की मेहनत में लगे हैं, उनके पास इसके लिए दिमागी ताकत ही नहीं होती। ये स्लाइड इस सिस्टम के क्रूर तर्क को दिखाती है। ये साधन संपन्न और साधनहीन का एक पिरामिड बनाता है। असल में कुछ लोगों का अवकाश बहुत सारे लोगों की मेहनत से खरीदा जाता था। ये एक ऐसा सिस्टम है जो बुनियादी तौर पर असमान और अस्थिर है। तो इस प्राचीन मॉडल से आज हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इसे सीधे अपने आज के कॉर्पोरेट दुनिया में लागू करके देखते हैं। तो चलिए इसे अपने काम की जगह पर लागू करें। एक पल के लिए अपनी टीम के बारे में सोचिए। कौन है अवकाश वाले? वो लोग कौन हैं जिनके पास स्ट्रैटेजी बनाने, योजना बनाने और बड़ी तस्वीर देखने का समय है? और फिर सोचिए कि श्रम कौन कर रहा है? वो कौन है जो दिन रात के काम को पूरा करते हैं, जिससे दूसरों को सोचने का समय मिलता है? और आखिरी सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या आपके संगठन में शक्ति का ये ढांचा बस इत्तेफाक से ऐसा है या इसे जानबूझकर ऐसा ही डिजाइन किया गया है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।